आज की ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि एक दिन आप भी इस उम्र में पहुंचेंगे। और अगर आपकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल या 55 साल है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो गलती आप करेंगे उसका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। बहुत से लोग 40 साल की उम्र पार करने के बाद भी समझ नहीं पाते कि अब पैसा कहां इन्वेस्ट करें। कोई बैंक में पैसा रख रहा है, कोई एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, और कुछ लोग बिना किसी प्लानिंग के पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कल सुबह आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो और अचानक आपकी इनकम रुक जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? होम लोन की ईएमआई कौन भरेगा? कार लोन कौन देगा? बच्चों की स्कूल फीस कौन जमा करेगा? घर का मंथली एक्सपेंसेस कौन चलाएगा? माता पिता की दवाइयों का खर्च कौन उठाएगा? क्या आपने कभी बैठकर इस सवाल का जवाब खुद से पूछा है? क्योंकि 40 साल के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न कमाना नहीं होती बल्कि फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना होती है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास 20 लाख की एफडी है, किसी के पास 30 लाख का म्यूचुअल फंड है, किसी के पास प्लॉट है, किसी के पास गोल्ड है। लेकिन अगर इनकम का सोर्स अचानक बंद हो जाए तो क्या ये सब तुरंत परिवार की जिंदगी को आसान बना देगा? यही सबसे बड़ी गलती जो लाखों लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों अलग अलग चीजें होती है, और जो व्यक्ति इन दोनों का फर्क समझ जाता है वही अपने परिवार का भविष्य मजबूत बना पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 40 साल की उम्र के बाद प्रायोरिटी किस चीज को देनी चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, कहां रिस्क लेना चाहिए और कहां बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बैंक में पैसा रखना कब सही है, एफडी कब सही है, म्यूचुअल फंड कब सही है, गोल्ड कब सही है और प्रॉपर्टी कब सही है, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत कब होती है और रिटायरमेंट प्लानिंग कब शुरू करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज आपको 10 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बैंक में रखेंगे, एफडी करेंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे या फिर गोल्ड या फिर इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे? नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए, हर एक व्यक्ति इसका आंसर देना, क्योंकि जवाब से पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग कैसी है। सबसे पहले एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो भारत में करोड़ों लोग करते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले रिटर्न के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन रिस्क के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हर कोई पूछता है कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। यही वजह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा प्रोटेक्शन से शुरू होती है और उसके बाद वेल्थ क्रिएशन आती है। अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो कितनी भी महंगी छत बना लीजिए वो सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी तरह अगर परिवार फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड नहीं है तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी कई बार परिवार को मुश्किल से नहीं बचा पाती। इसलिए आज मैं आपको एक आसान फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसे बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लानर भी फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप वो है प्रोटेक्शन, दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड। नोट कर लीजिए, अगर आपके पास डायरी है तो नोट कर लीजिए। पहला स्टेप मैंने बताया प्रोटेक्शन, दूसरा स्टेप इमरजेंसी फंड, तीसरा स्टेप हेल्थ प्रोटेक्शन, चौथा स्टेप वेल्थ क्रिएशन, पांचवा स्टेप दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो कर लिया तो 40 साल के बाद भी आप अपने परिवार का भविष्य काफी मजबूत बना सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग सीधे चौथे स्टेप पर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले 3 जरूरी स्टेप को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर प्रोटेक्शन सबसे पहले क्यों आता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए और उसके बाद कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 40 साल की उम्र के बाद सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन क्या होना चाहिए और क्यों कई लोग करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा बदल सकती है। अब बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेप की, और ये वो स्टेप है जिसे इग्नोर करके लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 45 साल है, होम लोन चल रहा है, कार का लोन चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई जारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है और हर महीने आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम से ही पूरा घर चला रहा है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर अगले महीने आपकी इनकम किसी कारण से रुक जाए
तो आपका परिवार कितने महीने आराम से अपना खर्च चला पाएगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या बिल्कुल भी नहीं? अगर जवाब 6 महीने से कम है तो समझिए कि आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत है, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। जॉब लॉस यानी कि जॉब छूट जाना या जॉब नहीं रहना, बिजनेस स्लो डाउन, बिजनेस कभी भी स्लो डाउन हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े या कोई दूसरी अनचाही परिस्थिति कभी भी आ सकती है। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि कम से कम 6 से 12 महीने के लिए जरूरी खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड अलग से रखें, ताकि मुश्किल समय में आपको लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा न लेना पड़े। इसके बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप, फैमिली प्रोटेक्शन। अगर आपके ऊपर परिवार फाइनेंशियली डिपेंड करता है तो यह समझना जरूरी है कि आपकी इनकम ही आपके परिवार की सबसे बड़ी एसेट है। लोग कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, मोबाइल का इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन जिस इंसान की इनकम से पूरा घर चलता है उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अगर परिवार आपकी इनकम पर निर्भर है तो पर्याप्त फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। इसका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना होता है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, हेल्थ प्रोटेक्शन। आज हेल्थ केयर कॉस्ट हर साल बढ़ रही है। एक बड़ी बीमारी कई सालों की सेविंग खत्म कर सकती है। इसलिए वेल्थ क्रिएट करने से पहले हेल्थ रिस्क को मैनेज करना जरूरी है, ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस आपकी इन्वेस्टमेंट को बीच में खत्म न कर दे। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, वेल्थ क्रिएशन यानी इन्वेस्टमेंट। यही वो वजह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग पूछते हैं कि बैंक में पैसा रखें, एफडी करें या फिर म्यूचुअल फंड करें, या म्यूचुअल फंड छोड़ के गोल्ड में चले जाएं या प्रॉपर्टी खरीदें। मेरा जवाब है कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति के लिए बेस्ट नहीं होता। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही होता है जो आपके गोल, आपकी एज, आपकी इनकम, आपके रिस्क प्रोफाइल और आपकी जिम्मेदारियों के अनुसार सही बैठता हो। अगर आपका पैसा अगले कुछ महीनों में काम आने वाला है तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना समझदारी नहीं है। अगर आपका गोल 10 साल या 15 साल बाद है तो आपके पास अलग विकल्प हो सकते हैं। अगर रिटायरमेंट में अभी 20 साल बाकी हैं तो स्ट्रेटजी अलग होगी, और अगर रिटायरमेंट सिर्फ 5 साल या 7 साल दूर है तो स्ट्रेटजी अलग होगी। इसलिए किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही तरीका नहीं है। पहले अपना गोल लिखिए, फिर टाइम पीरियड लिखिए, उसके बाद तय कीजिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही हो सकता है। अब बात करते हैं बैंक में पैसा रखने की। क्या बैंक सेफ है? सामान्य तौर पर बैंक सेविंग अकाउंट या एफडी लिक्विडिटी या स्टेबिलिटी के लिए उपयोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वही पैसा रखते हैं जो लंबे समय में इन्फ्लेशन आपकी परचेजिंग पावर को प्रभावित कर सकता है, यानी आज जो 50 लाख रुपए की वैल्यू है, कई वर्षों बाद वही रकम उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगी। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से ग्रो करना भी जरूरी है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर। बहुत लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, लेकिन सच ये है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को समझे बिना पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। इसलिए किसी भी विकल्प में निवेश करने से पहले उसके रिस्क, टाइम होरिजोन और स्टेबिलिटी को समझना जरूरी है। इसी तरह प्रॉपर्टी एक अच्छा एसेट हो सकती है, लेकिन हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी कम हो सकती है और मेंटेनेंस जैसे दूसरे पहलू भी होते हैं। गोल्ड की भी अपनी भूमिका है, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ गोल्ड में रखना भी संतुलित अप्रोच नहीं माना जाता। इसलिए एक ही बास्केट में सारे एग रखने की बजाय डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी हो सकती है। सबसे सफल इन्वेस्टर्स अक्सर एक बैलेंस स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जहां अलग अलग फाइनेंशियल गोल के अनुसार अलग अलग एसेट का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर आपके पास हर महीने सिर्फ 10,000, 20,000 या 30,000 इन्वेस्ट करने के लिए हो तो किस क्रम में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट की जिसे 40 साल या उससे अधिक उम्र का लगभग हर जिम्मेदार व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार समझ सकता है। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम लिखिए, फिर अपने पूरे महीने की जरूरी एक्सपेंसेस लिखिए, और उसके बाद सभी लोन्स और ईएमआई लिखिए। फिर ये देखिए कि हर महीने वास्तव में कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बचता है। यही आपका असली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट करने के बजाय पहले अपना फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत कीजिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए, उसके बाद परिवार की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रोटेक्शन की प्लानिंग पर ध्यान दीजिए, और अपने गोल के अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगर आपका गोल बच्चों की हायर एजुकेशन है तो इसके लिए अलग प्लानिंग होनी चाहिए। अगर गोल रिटायरमेंट है
तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर गोल घर खरीदना है तो उसके लिए अलग अप्रोच होनी चाहिए। हर गोल के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही हो ऐसा जरूरी नहीं। अब एक और जरूरी बात समझिए, 40 साल की उम्र के बाद सबसे बड़ी गलती है कि लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं। उन्हें लगता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू होगी उतना आसान सफर हो सकता है। अगर आप हर साल सिर्फ इनकम बढ़ाने पर ध्यान देंगे लेकिन वेल्थ क्रिएट करने पर नहीं, तो भविष्य में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए जब भी आपकी इनकम बढ़े, कोशिश कीजिए कि उसका कुछ हिस्सा अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में भी जोड़ें। लाइफस्टाइल इंप्रूव करना अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं, 40 साल की उम्र के बाद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जो आपके परिवार को लंबे समय तक सहारा दे सके। आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सही फाइनेंशियल प्लानिंग उसी जिम्मेदारी को मजबूत बनाती है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, गोल्स, रिस्क कैपेसिटी, टाइम होरिजोन और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लीजिए। अगर जरूरत हो तो किसी योग्य और अधिकृत फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार सलाह भी जरूर लें, क्योंकि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है। याद रखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा रिटर्न का वादा करे, लेकिन वो होता है जो आपके फाइनेंशियल गोल और परिवार की जरूरतों के अनुसार सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताऊं कि 10,000 या 25,000 या 1 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट रोड मैप कैसा हो सकता है, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। आपके कमेंट देखकर मैं उसका भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी एजुकेशनल वीडियो आसान भाषा में लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को गंभीरता से लीजिए और हमेशा सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।